Hello friends, welcome back in your आपकी अपनी पाठशाला. Hope you are doing well. You know we have completed our last chapter which name is a bank reconciliation statement. And most important chapter according to the exam point of view contains 3 or 4 marks. And now we are going to start a new topic which name is a bill of exchange. According to the exam, it contains 8 or 10 marks in the exam paper. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 8 और 10 नंबर का एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन रहते हैं हमारे. एक तो सिंगल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है. इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और इसको इजी है. आपको सुनने में लगता होगा कि सर हमेशा कहते हैं कि बहुत इजी है बहुत इजी है. बेटा हमारे लिए मुश्किल वो चीज़ रहती है जिसको हम सीखते नहीं हैं. जिस चीज़ को हम सीख लेते हैं वो तो हमारे लिए आसान बन जाती है ना. अभी देखो हमने पिछले जितने भी चैप्टर्स कर लिए, अगर हमें ना सीखा होगा तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाते. अब हमने उस चीज को सीख लिया तो हमारे लिए क्या होगा, बहुत आसान होगा. तो इसीलिए जो बिल ऑफ एक्सचेंज है बहुत आसान चैप्टर है. जनरल की तरह जनरल चलेगी पूरे चैप्टर में. मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 8 और 10 नंबर का क्वेश्चन रहता ही रहता है एग्जाम में. 8 नंबर का तो गारंटी से आएगा ही आएगा और 2 मार्क्स का अलग से आएगा. तो मोस्ट इंपोर्टेंट है और इजीएस्ट है. अब बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या, मतलब क्या है इस चैप्टर का. देखो हमारी डेली रूटीन की लाइफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है. जिस तरह से हम सेल और परचेज करते हैं, आपको पहले भी बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन सेकंड चैप्टर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल. चेक आउट योर नोट्स प्लीज. इन द ट्रेड रिसीवेबल वी हैव डिस्कस्ड दैट द ट्रेड रिसीवेबल इज द टोटल ऑफ डेटर्स and beer. In the second unit we have already discussed the trade receivable is the combination of debtor and beer. And what is the meaning of debtor and what is the meaning of beer? Same as trade payable is the combination of creditors and BP. We have already discussed it also. देखो बेटा ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल जो कॉम्बिनेशन है, ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स और बीआर का कॉम्बिनेशन है, और जो ट्रेड पेबल है वो क्रेडिटर और बीपी का कॉम्बिनेशन है. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में, आपको पहले भी बताया था. अब डेटर और बीआर क्या होता है. मान लो मैंने एक पर्सन को सेल कर दिया, ये ए है ये बी. ए ने बी को सेल कर दिया, ए ने बी को सेल कर दिया, तो बी क्या है, डेटर है ए का. बी क्या बना बेटा, डेटर बना, और ए क्या बना, क्रेडिटर बना किसका, बी का. क्लियर है. तो जिस पर्सन ने सेल कर दिया है, जो अपोजिट पर्सन है वो उसका क्या बन गया, डेटर बन गया. ये तो क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया. क्रेडिटर हो गया ए, किसके लिए, बी के लिए. और जो बी है वो डेटर है किसके लिए, ए के लिए. ये तो पहले कब बनेगा ये डेटर, जब जो सामान है जो गुड्स है वो क्रेडिट में सेल की. अगर कैश में सेल की गई है तब तो कैश पेमेंट हो रही है, कुछ भी मतलब कैश आया गुड्स जा रहे हैं, कुछ मैटर नहीं करता. बट जब हमने उधार में सामान बेचा तो हमारे क्या बन रहे हैं, क्रेडिटर्स और डेटर्स रेज हो रहे हैं बेटा. तो अब देखो, अब जब हमने ए को बी को, ए ने बी को सामान बेचा, ए ने बी को मान लो एक शर्ट बेची, कितने रुपए की बेची, 500 रुपए की बेची. अब वो बी क्या कह रहा है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा. ए ने बी को शर्ट बेची 500 रुपए की और बी कह रहा है मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 2 महीने बाद दे दूंगा. ए कहता है कोई बात नहीं, नोट कर लेता हूँ. उधार तो चलती रहती है बिजनेस में. तो अब क्या हुआ, जब 2 महीने 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए, आफ्टर 2 मंथ्स ए क्या किया, ए बी के घर गया कि सर आपने मेरे 500 रुपए दिए, आप मेरी शर्ट लेके आए थे, शॉप से शर्ट परचेज कर. बी कहता है आप कौन हो, मैं तो आपको नहीं जानता, कौन सी शर्ट, कैसी शर्ट. और जबकि बाय चांस बी ने उसे दिन को शर्ट डाल रखी थी, तो बी ने कहा, ए ने कहा कि ये देखो शर्ट आपने मेरे वाली डाल रखी है जो परचेज करके आए. बी कहता है मैं आपको नहीं जानता, अगर आप मेरे घर ऐसे आओगे तो मैं हंगामा कर दूंगा और पुलिस केस कर दूंगा. बात खत्म. अब ए के पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये वाला पर्सन मेरे से उधार में परचेज कर लिया. वो क्या है, डेटर है, मतलब कुछ भी लीगल राइट नहीं है उसके पास उसके अगेंस्ट कुछ करने का. तो इस केस में मतलब अगर हमारे पास डेटर है तो जो ए है वो कुछ नहीं कर सकता. बट सेम कंडीशन लेते हैं, ए ने बी को शर्ट बेची 500 रुपए में
मेरे को एक पेपर पे लिख के दे दो, आप इसी चीज को एक लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर मुझे साइन करके दे दो कि मैं आपको 1 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा, तो मुझे आपकी बात पर और विश्वास होगा। बी कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको साइन करके दे देता हूँ। जब बी ने उस पेपर के ऊपर साइन करके दिया तो वो क्या बन गया, बी आ गया। जब तक वो पेपर पर साइन नहीं था वो क्या था, डेटर था। अब जब उसने उस पेपर के ऊपर साइन कर दिया तो वो क्या आ गया, ए के पास बी आ, और बी ने क्या दे दिया, बीपी। बी आ मतलब बिल रिसीवेबल, मतलब ए ने बिल रिसीव किया किससे, बी से। आफ्टर दैट बी ने क्या पे किया, बिल पे किया, मतलब साइन करके बिल किसको दिया, ए को। क्लियर है? अब देखो, अब आफ्टर 2 मंथ्स अगर पेमेंट रिसीव कर दी है तो डीआर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बदले पैसे रिसीव कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से ट्रेड रिसीवेबल का कॉम्बिनेशन ऑफ डेटर प्लस बीआर। डेटर में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, बट बीआर के अंदर क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है हमारे पास, लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट अगर हमें अमाउंट रिसीव नहीं होती तो हम क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो इस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर इन्हीं का मीनिंग डिस्कस किया जाएगा। देखो बेटा, अभी बताया कि जब हम उधार में सामान को सेल और परचेज करके चलते हैं, जब हम उधार में सामान को सेल और परचेज करके चलते हैं तो ही हमारे रेज होते हैं, क्या, बीआर और बीपी, तो ही हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का निर्माण हुआ। जब हम अपने सामान को उधार में सेल और परचेज करते हैं तो हमारे सामने बीआर और बीपी क्या वो रेज होते हैं। अब क्या है कि कई बार हमें अचानक से पैसे की जल्दी जरूरत पड़ जाए, बी ने तो कहा कि मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, बी ने क्या कहा कि मैं आपको आफ्टर 2 मंथ्स पेमेंट कर दूंगा, लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स से पहले ही ए को पैसे की जरूरत पड़े। अब ए तो बी के पास 2 महीने से पहले जा नहीं सकता, ए क्या कर सकता है, उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को कहीं पर भी मार्केट में बेच सकता है। मान लो ए को पैसे की पहले जरूरत पड़ गई तो ए उस पैसे को बैंक के पास लेके जा सकता है, ए उस पैसे को अपने किसी क्रेडिटर को पे कर सकता है, ए उस पैसे को बिल फॉर कलेक्शन के लिए भेजा जा सकता है। मतलब अगर पैसे की पहले जरूरत पड़ जाए तो उस बिल को कहीं पर भी ट्रांसफर कर देगा, तो इसीलिए ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम हो जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल बोले तो किसी को भी कहीं पर भी ट्रांसफर करना, दैट इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जिस तरह से एक चेक है, जब तक उस चेक के ऊपर पे टू यहाँ पर नाम नहीं लिखा है तब तक उस चेक को कोई भी कैश करवा सकता है। एक चेक है, चेक देखना अपने फादर से लेके, उस चेक के ऊपर पे टू लिखा होता है, मतलब इस पर्सन को पे करो। जब तक उस चेक के ऊपर पे टू के सामने नाम नहीं लिखा गया कोई भी पर्सन उसको क्या कर सकता है, कैश करवा सकता है। और जब पे टू लिख दिया तो सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन कैश करवा सकता है जिसका उसके ऊपर नाम प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो हमारा बिल होता है वो किसी को भी क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसीलिए उसको बोला जाता है बियरर, मतलब वाहक, किसी को भी कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज द बियरर। अब देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अ बिल ऑफ एक्सचेंज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, कोई कंडीशन नहीं होती, साइन बाय द मेकर directing a certain person to pay a certain sum of money only to hold the order of a certain person or to the bearer of the instrument। मतलब कि गारंटी दी जाती है कि जिस पर्सन ने सामान खरीदा है उस पर्सन के द्वारा गारंटी दी जाती है कि मैं आपको इतने टाइम के बाद ये पेमेंट कर दूंगा। उस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट क्या दी जाती है, गारंटी दी जाती है। तो इस तरह से वो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज बना। कहते हैं क्या क्या पार्टीज होंगी बिल ऑफ एक्सचेंज में, देयर आर 3 पार्टीज। नंबर फर्स्ट द ड्रॉयर, ड्रॉइंग, नेक्स्ट वन इज अ पे। ड्रॉयर, ड्रॉइंग एंड पे, नोट कीजिए अपनी नोटबुक पर, हु इज ड्रॉयर, हु इज ड्रॉइंग एंड हु इज पे। लेट्स डिस्कस। ड्रॉयर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल एंड ऑर्डर्स टू पे अ सम ऑफ मनी। मतलब ड्रॉयर वो पर्सन है जिसने सामान को बेचा और बिल को क्या कर रहा है, लिख रहा है। अ ड्रॉयर, अ पर्सन हु इज ड्रॉज अ बिल, जिसने बिल को ड्रॉ किया, एंड ऑर्डर टू पे अ सम ऑफ मनी, और ऑर्डर कर रहा है कि मनी को क्या कर दो, पे कर दो। ही इज अ
ड्राइंग, वो क्या हो जाएगा ड्राइंग हो जाएगा। देखिए क्या लिखता है ड्राइंग अ पर्सन ऑन whom the bill of exchange is drawn। ड्राइंग वो पर्सन है जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया। ड्राइंग वो पर्सन है जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया और टू whom it is the address is called a ड्राइंग, और उसको क्या बोला जाएगा ड्राइंग बोला जाएगा। इस केस में ए ने डी को सामान बेचा तो ए क्या हो जाएगा ड्रायर, और बी क्या हो जाएगा बेटा ड्राई हो जाएगा। ए ने बी को सामान बेचा तो ए क्या हो जाएगा ड्रायर हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा ड्राई हो जाएगा। ठीक, और पेई जो पर्सन पैसे प्राप्त कर, द पर्सन हु इज राइट टू गेट अ पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड अ पे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ए ने बी सामान बेचा तो ए ही ड्रायर है और जो पैसे प्राप्त करेगा वो भी ए ही है, जो सामान बेचता है वही पैसे प्राप्त करता है। तो बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि ए ने खुद ही बिल लिखा हो, वो किसी थर्ड पार्टी से भी बिल लिखवा सकता है। जिस तरह से कोर्ट में जाके कोई लीगल डॉक्यूमेंट, वहां पर कोई लीगल डॉक्यूमेंट बैठा है, मतलब लिखने वाला बैठा है, तो वो क्या करेगा उससे भी लिखवा देगा। उस केस में जो ड्रायर है वो जो पेई है वो अलग अलग पर्सन हो जाएगा। तो इस तरह से कहते हैं कि जो ड्रायर है और जो पेई है वो दोनों एक पर्सन भी हो सकते हैं और वो दोनों अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं। जो ड्रायर है और जो पेई है वो दोनों एक पर्सन भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो देखो कहता है कि ए ने बी को जब सामान बेचा तो इस केस में ए क्या हो गया ड्रायर हो गया और बी क्या हो गया ड्राई हो गया। ए ने बी को सामान बेचा तो ए क्या हो गया ड्रायर हो गया। जो ड्रायर है ए सेल्स गुड्स टू बी, ए ने बी को सामान बेचा, ए ड्रायर और पे दोनों हो सकते हैं और दोनों अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी लिखता है वो कोई और पर्सन हो सकता है। जो पेई है, पेई तो हर हालत में वही पर्सन होगा जिसने सामान को सेल किया। जो पेई है वो हर हालत में वही पर्सन होगा जिसने सामान को सेल किया और कोई पर्सन नहीं हो सकता। और जो बी है, बी हर हालत में क्या रहेगा ड्राई रहेगा। मतलब जो बंदा बिल के ऊपर साइन करता है कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि इतने टाइम बाद में आपको पैसे दे दूंगा, दैट इज द ड्राई। वो क्या होगा ड्राई होगा। देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ड्रायर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल एंड ऑर्डर टू पे अ सम ऑफ मनी। ही इज अ क्रेडिटर हु इज लाइकली टू रिसीव अ सम ऑफ मनी। मतलब वो पैसे को प्राप्त करने का क्या है अधिकारी है। ड्राई a person to whom the bill of exchange is drawn or to whom it is addressed is called a drawing. And pay, the person who has right to get a payment of bill of exchange is called a pay. Pay कौन होगा जो बिल के अगेंस्ट क्या करता है पैसे प्राप्त करता है। अब सेम लिखते हैं प्रोमिसरी नोट। दो केस चलते हैं बेटा इसमें, एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज और एक चलता है हमारा क्या प्रोमिसरी नोट। ये दोनों सेम ही है, एक पेपर के ऊपर गारंटी दी जाती है दोनों की। अब प्रोमिसरी नोट क्या है? अ प्रोमिसरी नोट इज साइंड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ रिटन प्रॉमिस टू पे अ स्टेटेड सम टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और टू बियरर एट स्पेसिफाइड डेट और एट डिमांड। कहते हैं कि जो प्रोमिसरी नोट है वो प्रॉमिस है कि मैं आपको पे कर दूंगा, सिर्फ यहां पर भी गारंटी दी जा रही है। बट जो पार्टीज है, यहाँ पर तीन पार्टीज थी हमारी, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज है? 3 पार्टीज। नंबर फर्स्ट द ड्रायर, ड्राई एंड पे। एंड इन केस ऑफ अ प्रोमिसरी नोट देयर आर 2 पार्टीज, नंबर फर्स्ट द ड्रायर, नेक्स्ट वन इज द पे। क्लियर है? देयर इज अ नॉन ड्राई। हु इज ड्रायर? ही इज अ डेटर हु प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन अमाउंट। इस केस में तो जो सामान सेल कर रहा था, और इस केस में कौन होगा ड्रायर? जो सामान को परचेज कर रहा है। ही इज अ डेटर हु प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन अमाउंट, जो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पैसे दे दूंगा। पे कौन होगा बेटा? भाई पेमेंट को
जैसे 2 अक्टूबर छुट्टी है, 15 अगस्त छुट्टी है, या फिर 25 दिसंबर छुट्टी है। इस तरह से जो फिक्स्ड हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे, तो उस केस में क्या किया जाएगा? अकाउंट कहता है कि अगर आपको पहले से ही पता है कि ये छुट्टी फिक्स है, अगर आपको पहले से ही पता है कि ये छुट्टी फिक्स है, तो आप क्या कर लो, एक दिन पहले पैसे रिसीव कर लो। अगर हमारी मैच्योरिटी डेट जैसे 26, ये हमने बिल लिखा था 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को बिल लिखा गया, एक महीने का टाइम दिया गया, मैच्योरिटी कब होगी? 23 जनवरी प्लस 3 डेज ग्रेस के, तो कब होगी बेटा? 26 जनवरी। 23 दिसंबर को एक महीने के लिए बिल लिखा, तो 23 जनवरी को पैसे रिसीव करने थे 3 दिन ग्रेस के, और 26 जनवरी को हम पैसे देंगे। लेकिन 26 जनवरी तो फिक्स है, 26 जनवरी का हॉलीडे तो फिक्स है ना, तो हम 25 जनवरी को पैसे लेंगे। 26 जनवरी का हॉलीडे फिक्स है, तो हम कब लेंगे बेटा? 25 जनवरी को पैसे लेंगे, मतलब एक दिन पहले पैसे लेंगे। अब कहता है कुछ हॉलीडेज क्या होती है? इमरजेंसी हॉलीडेज, मतलब अचानक से, जैसे किसी की डेथ होगी, सेलिब्रिटी कुछ भी हो गया बेटा, कुछ भी कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया, इमरजेंसी हॉलीडे होगी, तो उस केस में एक दिन बाद वो लिखा होगा क्वेश्चन जिस तरह से लिख दिया कि 27 जनवरी को इमरजेंसी हॉलीडे, और जो हमारी मैच्योरिटी बन रही है वो भी 27 जनवरी की बन रही है। 27 लिख दिया कि इमरजेंसी हॉलीडे है, और जो मैच्योरिटी बन रही है वो भी कब बन रही है? 27 की बन रही है। तो पैसे कब लेंगे? 28 को लेंगे, 28। जब हमें पता है कि पहले से ही हॉलीडे है, फिक्स है, तो पहले पैसे लेंगे। इस तरह से याद रख लेना। जिस तरह से पता है कि 26 जनवरी की हॉलीडे है, तो पहले मतलब 25 जनवरी को पैसे लेंगे। और जब ये पता चला कि बाद में पता चला 30 दिन तो वो इमरजेंसी हॉलीडे आ गई, तो उस केस में बाद में पैसे लेंगे। 27 जनवरी की मैच्योरिटी है तो 28 जनवरी को पैसे लेंगे। क्लियर है? इस तरह से ये हमारे ग्रेस के डेज को मिलेगा बेटा, 3 डेज ग्रेस के हर किसी को मिलेंगे। जैसे मैच्योरिटी होनी थी 28 को लिया दिसंबर को, तो 29, 30 और 31, लेकिन क्या हो जाएगी? 31 को पैसे ले लेंगे। और अगर पहले से पता है कि गस्टिंग हॉलीडे है, तो उस केस में पहले पैसे लेंगे। अगर बाद में पता चल रहा है कि इमरजेंसी हॉलीडे है, तो उस केस में बाद में पैसे लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी डेट को मेंशन करके चलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। अब देखिए कि किस तरह से जर्नल एंट्री पास की जाए। बहुत सारे केसेस चलते हैं बेटा, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है ये करंट में। देखो किस तरह से पास की जाएगी एंट्री। फर्स्ट क्या लिखता है? देखो कहता है रिटेन ऑफ बिल टिल द मैच्योरिटी। इसका क्या मतलब है कि ए ने बी को सामान सेल किया, ए ने बी को जब सामान सेल किया, तो बी ने ए को क्या लिख के दे दिया? बिल लिख के, कि मैं आपको आफ्टर 2 मंथ्स क्या कर दूंगा? पेमेंट कर दूंगा। और ये भी आपको बताया गया कि जो ये बिल है वो किसी भी पर्सन को, अगर पैसे की इमरजेंसी हो रही है, तो किसी भी पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता है। बट ए को पैसे की कोई नीड नहीं थी, ए ने क्या किया? बिल को अपने पास रखा टिल मैच्योरिटी, मतलब जब तक उस डेट नहीं आई, उस बिल की डेट नहीं आई, वो बिल ए के पास ही रखा गया। तो उस केस में क्या एंट्री पास की? फर्स्ट ए ने बी को कुछ सेल करी एट द टाइम ऑफ सेल, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर। मतलब सेलर की बुक में क्या एंट्री की जाएगी? और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर परचेजर की बुक में क्या एंट्री की जाएगी? अब देखो, अब ए ने बी को सामान सेल किया, बी क्या है? रिसीवर है, सेल करने की एंट्री क्या होगी? एट द टाइम ऑफ सेल, बी इज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये तो हमें आती है। ए ने बी को सामान
किससे परचेज किया? ड्रॉयर से, तो क्या एंट्री रहेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर अकाउंट। अपोजिट एंट्री चलेगी बेटा, जो हमने ड्रॉइंग की बुक्स में करी है उसके अपोजिट एंट्री ड्रॉयर की बुक में करी है, जो उससे अपोजिट एंट्री ड्रॉइंग की बुक में होगी। एट द टाइम ऑफ सेल, सामान को सेल किया गया, सेल करने की एंट्री करते हैं क्या कि कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। यहां पर हमने ड्रॉइंग को सेल करा तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल का क्या मतलब है कि बी ने क्या करा? साइन करके दिया कि मैं आपको इतने टाइम के बाद पैसे दे दूंगा। मतलब जैसे 2 तारीख को सेल करी और 2 तारीख को बी क्या कह रहा है? मैं आपको इतने टाइम के बाद पैसे दे दूंगा। तो उस केस में एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, बिल को एक्सेप्ट करा। जो ड्रॉयर है जिसने सामान को सेल किया उसके पास बिल आ रहा है, बीआर अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है? ड्रॉई दे रहा है, टू ड्रॉई अकाउंट, बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। जो पर्सन सेलर है उसके पास बिल आएगा, वो बिल को अपने पास रखेगा, तो उसके पास क्या है? बिल आ रहा है, बीआर अकाउंट डेबिट टू, कौन गिवर है? ड्रॉई गिवर है। गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इनका बुक्स ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई के केस में क्या एंट्री रहेगी? ड्रॉई ड्रॉयर को दे रहा है बिल, तो ड्रॉयर क्या होगा? रिसीवर होगा। ड्रॉयर अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहा है ड्रॉयर? ड्रॉयर को क्या दे रहा है? बिल दे रहा है, तो ड्रॉई के पास से क्या जा रहा है? बीपी जा रहा है, तो ड्रॉयर अकाउंट डेबिट टू बीपी, मतलब बिल स्टेबल। दोबारा से सुनो, ए ने बी को सामान बेचा तो एक बुक्स में एग्जांपल लेके करेंगे, चलो इस चीज को, और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के केस में क्या एंट्री होगी? मतलब पैसे जब प्राप्त किए जा रहे हैं, इसके पास पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और जो बिल था वो खत्म हो रहा है, तो टू बीआर अकाउंट। इसके पास से पैसा जा रहा है, कैश जाएगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और बीपी आ रहा है, बीपी अकाउंट डेबिट, किसके अगेंस्ट का? कैश, बीपी, तो कैश बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है बेटा? देखो एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग, देखो क्वेश्चन लिखता है क्या? ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 30,000, out of which received 20,000 in cash and balance on credit. A accepted a bill from B and received a money on due date.
द बिल टिल मैच्योरिटी। क्या मतलब हुआ देखो क्वेश्चन का। सबसे पहले तो क्वेश्चन ही क्लियर होना चाहिए हमें। ए ने बी को सामान बेचा, ए ने बी को 30,000 रुपए का सामान बेचा। आगे लिखता है कि जिसमें से 20,000 बी ने कैश दे दिए, बाकी का जो बैलेंस था वो क्रेडिट में हो गया। ए एक्सेप्टेड अ बिल फ्रॉम बी, ए ने जो बैलेंस था उसके बदले बिल रिसीव कर लिया और ड्यू डेट पे पैसे भी प्राप्त कर रहा है और मैच्योरिटी तक बिल क्या रख रहा है अपने पास है। तो इस केस में देखो दोनों की बुक्स इकट्ठी बना लेते हैं। In the books of Dreyer, in the books of Dreyer, अब ए ने बी को सामान बेचा, मतलब ए क्या है, ड्रॉयर है, तो सेल करने की एक्टिविटी क्या होगी, बी को सेल किया, जिसमें से 20,000 तो कैश रिसीव कर लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। और जो उधार में सामान सेल करते हैं उसमें नाम आ जाता है, मतलब बी को जो सामान सेल किया उधार में तो बी डेबिट। अब अमाउंट 30,000 की सेल की थी, जिसमें से 20,000 तो कैश रिसीव कर लिया और बाकी के 10,000 क्या हो गए, उधार। तो जो उधार थी सेम एंट्री यहाँ पे पास कर दो। पेमेंट करने की, परचेज करा इसने सामान, परचेज अकाउंट डेबिट टू, कैश भी दिया और उधार भी दिया। क्लियर है। अब परचेज कितने की करी, 30,000, कैश कितना दिया, 20,000, 10,000 की क्या होगी। अब आगे लिखते हैं कि मैच्योरिटी पर बिल प्राप्त कर लिया, बिल ए ने प्राप्त किया, बीआर आ रहा है, बीआर अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है बिल, बी दे रहा है, बीआर अकाउंट डेबिट टू बी। यहां पर इसके पास से बिल जा रहा है और ए रिसीव कर रहा है, रिसीवर को डेबिट, ए डेबिट टू बीपी अकाउंट। क्लियर है। कितने का बिल लिखा गया, 10,000 का। उधार के लिए बिल लिखा जाता है, 10,000 का बिल लिखा गया। आगे लिखते हैं कि मैच्योरिटी पर पैसे प्राप्त कर लिए। अब जब मैच्योरिटी पर पैसे प्राप्त करेंगे बेटा तो क्या एंट्री रहेगी, पैसे आए, कैश अकाउंट डेबिट, किसकी अगेंस्ट आए, बीआर की, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। कितने, 10,000। सेम यहां पर पैसे जा रहे हैं, किसके अगेंस्ट जा रहे हैं, बीपी के अगेंस्ट जा रहे हैं, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने जा रहे हैं बेटा, 10,000। क्लियर है। फर्स्ट एंट्री सेल करने के लिए तो हम पहले भी कर चुके हैं जनरल में। बी लिखने की एंट्री रहेगी बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग इन द केस ऑफ ड्रॉयर एंड एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग ड्रॉइंग विल पास ड्रॉयर अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है। सेम एंट्री रहेगी हर एक केस में, सिर्फ आप इसको समझिए कि ये एंट्री किस तरह से, सेल करने की, परचेज करने की, बिल लिखने की, बिल साइन करने की, पैसे प्राप्त करने की, पैसे देने की, अगेंस्ट
डिस्काउंटेड अवे, डिस्काउंटेड अवे का मतलब क्या है बेटा? बताया गया कि ए ने बी को सामान सेल किया, ए ने बी को सेल करी और बी ने उसके बदले क्या दे दिया? बिल दे दिया। कितने मंथ के लिए? 2 मंथ के लिए। लेकिन ए को पहले ही जरूरत पड़ गई पैसे की, ए ने बी को सामान सेल किया, बी ने बिल लिख के दे दिया 2 महीने के लिए कि मैं आपको 2 महीने के बाद पैसे दे दूंगा। तो कहता है कि जब 2 महीने से पहले ही पैसे की जरूरत पड़ जाए फिर क्या होगा? अब ए बी के पास तो जा नहीं सकता कि आप मुझे पैसे दे दो, बी तो कह देगा मैंने तो 2 महीने का टाइम पहले ही मांग रखा है। तो ए क्या कहता है कि वो बैंक के पास चला गया, बिल था 20,000 रुपए का, ए किसके पास चला गया? बैंक के पास चला गया। बैंक को कहता है कि मैंने बी को सामान सेल किया था, बी मुझे ये बिल दे के गया था, आप क्या कीजिए ये बिल रख लो, मैच्योरिटी पर पैसे आप प्राप्त कर लेना, लेकिन मुझे पैसे की अभी जरूरत है, आप पैसे मुझे दे दो। बैंक कहता है ठीक है मैं आपको पैसे दे देता हूँ, लेकिन मैं आपको फुल अमाउंट नहीं दूंगा, बिल है 20,000 का तो मैं आपको 20,000 रुपए नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ डिस्काउंट काट के दूंगा। दैट इज अ डिस्काउंटेड ऑफ अ बिल, दैट इज अ डिस्काउंटेड ऑफ अ बिल। कि अगर 20,000 का बिल है तो बैंक कहता है कि मैं आपको 19,500 दूंगा। 500 क्या हो गए? डिस्काउंट चार्जेस हो गए। ए के लिए फायदा हुआ या नुकसान? सोचिए 20,000 का बिल था, अगर बी से रिसीव करता है तो 20,000 दे देगा, लेकिन बैंक से कितना ले रहा है? 19,500। तो बी के ए के लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ए उस लॉस को क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। क्लियर है? देखिए एंट्री क्या रहेगी? Bill is discounted from bank। जब बिल को डिस्काउंट करवा लिया जाता है बैंक से तो ड्रॉयर की बुक में क्या एंट्री रहेगी? बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारी तरफ से क्या जा रहा है? बीआर जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। बैंक इसके ऊपर क्या काट रहा है? डिस्काउंट काट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट। अब ये वाला जो बिल है वो कौन लेके जा रहा है? ड्रॉयर लेके जा रहा है। ड्रॉयर को तो इस बात से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, ड्रॉयर तो आफ्टर 2 मंथ्स क्या करेगा? पेमेंट करेगा। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटेड अवे नो एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर। एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटेड ऑफ अ बिल नो एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर, एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मैच्योरिटी के टाइम से एंट्री होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि ए ने पहले पैसे प्राप्त कर लिए हैं, दोबारा से पैसे प्राप्त करेगा? ए ने तो बैंक से पैसे ऑलरेडी ले लिए उस बिल के बदले, तो ए की बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। नो एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। नो एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर at the time of maturity, but in the books of drawing will always pay the amount at the time of maturity, and what entry will be passed? Same entry, BP account debit to bank or cash account, BP account debit to bank or cash account। Clear है बेटा? ड्रॉइंग
for rupees 30,000. A sold goods to B for rupees 30,000 on credit, and A received a bill against this sale. Before maturity, A discounted the bill from when? फर्स्ट केस था कि रिटेन अ बिल टिल मैच्योरिटी, की मैच्योरिटी तक वो जो बिल है वो उसी के पास रखा गया, लेकिन अभी आ गया कि मैच्योरिटी से पहले वो बिल कहां पे करवा लिया गया, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया गया। तो इस केस में क्या एंट्री होनी चाहिए, देखिए फर्स्ट सेल करने की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। ए ने बी को सेल किया तो बी डेबिट टू सेल अकाउंट, बी डेबिट टू सेल अकाउंट 30,000 इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। ड्रॉइंग ने परचेज किया तो परचेज करने की क्या एंट्री रहेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, किसने परचेज किया, ए से, कितने का, 30,000। क्लियर है, ड्रॉयर कौन है बेटा, ए, ड्रॉइंग कौन है, बी। अब बी ने बी लिख दिया, बिल तो एक्सेप्ट किया गया, बी आर अकाउंट डेबिट, बी आर अकाउंट डेबिट किससे रिसीव करा, बी से, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, हाउ मच, दैट इज द 30,000। बी ने बिल पर साइन किए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, ए इज अ रिसीवर, ए डेबिट टू बीपी अकाउंट, सेम एज 30,000। ये एंट्री तो सेम रहेगी बेटा, सेल करने की और बिल लिखने की, ये वाली जो एंट्रीज हैं ये तो सेम रहेगी हर केस में। क्लियर है, अब बिफोर मैच्योरिटी ए डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम बैंक, कि मैच्योरिटी से पहले ही ए ने बिल को क्या करवाया, डिस्काउंट करवाया बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट एंड 5% डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है बेटा, बी आर जा रहा है, कितने का था, 30,000। डिस्काउंट काटा गया, 30,000 का बिल था, 30,000 पर अगर 5% डिडक्ट करेंगे दैट इज द 1,500 एंड ए विल गेट फ्रॉम बैंक 28,500। इट्स अ लॉस फॉर ए, ए के लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस विल डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, ए विल गेट फ्रॉम बैंक 28,500 and 1,500 is the loss for A, that is shown in the journal as a discount charges account debit which is charged by bank. The bill amount is 30,000, A will get from bank 28,500 and 1,500 is a loss for A. According to the nominal rule, discount charges will be debited. A will get 28,500, 1,500 is a loss and 30,000 is a BR account. But no entry will be passed at the time of discounting of a bill, but at the time of maturity, B will pay the amount against the BP, that is the BP account debit to B, to A, to bank. But entry will be passed at
endorsement of bill. What is the meaning of endorsement? Endorsement same thing is a endorsement का सेम मीनिंग क्या होगा बेटा? ट्रांसफर करना। मतलब अब जो बिल है वो बैंक को ना देके किसी और थर्ड पर्सन को दिया जाता है। ए ने सेल की बी को 2 महीने का टाइम दिया कि मैं 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, लेकिन ए को पहले ही पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उस केस में क्या किया जाएगा बेटा? ए किसी और पर्सन के पास जाएगा, या तो वो बैंक के पास जाता, अभी वो थर्ड पर्सन के पास जा रहा है, मान लो सी के पास जा रहा है। दैट इज द एंडोर्समेंट ऑफ बिल, ट्रांसफर द बिल टू सी। बिल ट्रांसफर कर दिया गया सी को। अब इस केस में सी रिसीवर है, सी डेबिट टू बीआर अकाउंट, सी डेबिट टू बीआर अकाउंट, या फिर कोई क्रेडिटर हो सकता है बेटा, तो क्रेडिटर को दे दिया जाएगा बिल। मान लो ए ने पैसे देने थे किसको? सी को, तो ए कहता है कि मैंने बिल रिसीव करा, बी से वो पैसे आप ले लेना, बिल रख दो। मतलब एंडोर्स कर दिया गया बिल किसको? सी को। नो एंट्री इन द पास्ट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। ड्रॉइंग को क्या लेना देना? एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी नो एंट्री इन पास्ट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर, एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग द सेम एंट्री विल बी पास, दैट इज द डीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेट्स सी अ क्वेश्चन। A sold goods to be 30,000. Please write this example in your notes. A sold goods to be 30,000. A received acceptance from B and C. A endorsed the bill to his creditor C before maturity. कहते हैं कि ए ने बी को सामान सेल किया 30,000 का, ए ने एक्सेप्टेंस रिसीव करी बी से, मतलब बिल रिसीव किया। ए एंडोर्स द बिल टू क्रेडिटर सी, ए ने अपने क्रेडिटर को बिल ट्रांसफर कर दिया मैच्योरिटी से पहले ही। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। नंबर फर्स्ट का at the time of sale what entry will be passed in the books of drawer? A sold goods to B, B is the receiver, B debit to sales account 30,000, and in the books of drawing, drawer is the purchaser, purchase the books, purchase account debit from A, purchase account debit to A 30,000, at the time of acceptance same entry will be passed, that is the receive the BR account debit from B 30,000, in the books of drawing A debit to BP, the same entry will be passed at the time of acceptance 30,000, and now A endorsed the bill to C. A ने बिल को endorse कर दिया C को, C is the receiver, C debit
जो लास्ट केस रहेगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन का रहेगा। बिल सेंड फॉर कलेक्शन का मतलब ये कह रहेगा कि कुछ टाइम पहले बिल को बैंक में भेज दिया गया और बैंक उसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, लेकिन इसके बदले डिस्काउंट चार्जेस नहीं बटे जाएंगे। बिल सेंड फॉर कलेक्शन when bill sent for collection in the books of drawer bill sent for collection account debit to BR account, bill sent for collection account debit to BR account, no entry is passed in the books of drawing at the time of bill sent for collection, कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी जब बिल कलेक्शन के लिए भेजा जा रहा है ड्राइंग की बुक्स में, एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, and in the books of drawing will pass the same entry, that is the BP account debit to bank account, BP account debit to bank account। क्लियर है बेटा? तो ये केसेस रहे हमारे चार। एक तो हमने क्या डिस्कस किया, रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, सेकंड डिस्कस किया डिस्काउंटेड बिल, नेक्स्ट डिस्कस किया एंडोर्समेंट ऑफ बिल, लास्ट वन इज बिल सेंड फॉर कलेक्शन। What is the meaning of retain the bill till maturity? कि जो बिल है वो ड्रॉयर के पास ही रखा गया, ड्रॉयर ने किसी को ट्रांसफर नहीं किया। डिस्काउंटेड के केस में वो बिल बैंक को ट्रांसफर कर दिया गया, एंडोर्समेंट के केस में वो बिल क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दिया गया, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में वो कलेक्शन के लिए बैंक में क्या कर दिया गया, भेजा गया। क्लियर है? तो ये केसेस रहेंगे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छे से कर लेना, एक टॉपिक और रह जाएगा बेटा, एक लेक्चर इतना ही चलेगा। एक और हमारा डिसऑनर्ड के केस में सोचा था कि एक में कवर कर लेंगे, लेकिन बहुत लंबा लेक्चर